हमारे परम सानिध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी भूमि के संतान और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर चुनाव नतीजों के आधार पर सफलता को आंका जाए तो सबसे सफल हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सीमा चिन्ह अंकित करने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अमित शाह जी, बनारस के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, जो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं। मुझे बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला था। मेरे मुंह पर ताला लगा था और इसलिए मैंने आपसे मौन संवाद स्थापित किया था। एक बार भी एक शब्द बोले बिना शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैंने जिस दिन नामांकन भरा था, आपको मालूम है जिसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था, मैं एस्ट्रोनॉट था, मैं एक अवकाश यात्री था, लेकिन जब मैं लौट रहा हूं तो मैं एक पूरे ब्रह्मांड का अंश
एक छोटे से मानव के रूप में लौट रहा हूं। मुझे भी लगता है कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था तब तो मैं एक उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शब्द मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। और मैं आज भी जब मां गंगा के चरणों में आया हूं, उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव के नतीजे, ये थोकबंद मत, ये भरपूर आपका प्यार, हर गली मोहल्ले पर लगे हुए मोदी के पोस्टर, वो मुझे आपका नहीं बना सकते। आपका मुझे बना दिया है मां गंगा ने। और भाइयों बहनों, शायद हर एक के जीवन में ऐसे अवसर नहीं आते। ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए हैं। और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। और तब भाइयों बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल आए, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। भारत के आजादी के आंदोलन में एक धारा थी क्रांतिकारियों की और दूसरी धारा थी सत्याग्रहियों की। महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे सत्याग्रही जन आंदोलन का, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर जैसे महापुरुष क्रांति की धारा का नेतृत्व करते थे। उस क्रांति की धारा का नेतृत्व जो हो रहा था, उसमें एक नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा का। वो गुजरात के कच्छ की धरती पर पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उनको मिलने जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी उनका सीधा संवाद रहता था। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के लिए सशस्त्र क्रांति के वो पुरोधा थे। और लोकमान्य तिलक जी, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, उनको लंदन में पढ़ने के लिए भेजते थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा उनको स्कॉलरशिप देते थे लंदन में। इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था, वहां रखते थे और देश के आजादी के आंदोलन की चिंगारी को जलाए रखते थे। वीर सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास से जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे थे। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो आजादी के बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, क्रांति गुरु थे, देश के आजादी की क्रांति के लड़त के चलाने वाले लोगों में वो एक गुरुपद को प्राप्त किए हुए थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया, विदेशी धरती में स्वर्गवास हुआ। तो उन्होंने मरते समय एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था कि मेरे अस्थि संभाल करके रखे जाएं
और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब ये मेरे अस्थि भारत मां की गोद में ले जाए जाएं, तभी मुझे इस मन को संतोष मिला। क्योंकि मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूं, मैं अपनी आंखों से आजाद भारत मां के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अस्थि स्वतंत्र भारत के दर्शन करें, ये मेरी कामना है और इसलिए मेरे अस्थि रख करके जाए। 1930 से जिनेवा में विदेशी लोगों ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि को संभाल के रखा था। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम यह था कि उन्होंने उस अस्थि को लाकर के देश की आजादी के लिए मरने मिटने वाले उस महापुरुष को उसकी इच्छा पूरी कर देते और भारत स्वतंत्र भारत के दर्शन उनकी हड्डियों को भी हो जाते। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य था भारत की सरकार ने काम नहीं किया। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, एक छोटी सी इच्छा भारत मां के लिए जीने मरने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। भाइयों बहनों, 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, तो जैसे यहां गंगा मां गंगा ने ललकारा, वैसे ही अस्थियों ने मुझे पुकारा था। मैं जिनेवा गया, अपने कंधे पर उन अस्थियों को उठा करके ले आया। 1930 में उस महापुरुष के स्वर्गवास हुए थे। मैं 73 साल के बाद आफ्टर 73 इयर्स उन अस्थियों को लेकर के आया और उस महापुरुष की जो आखिरी इच्छा थी उसको पूर्ण करने का यश सौभाग्य मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मिला। शायद श्यामजी कृष्ण वर्मा की इच्छा की पूर्ति ये भी शायद मेरे हाथ से लिखी थी। हो सकता है मां गंगा की सेवा करना भी मेरे नसीब में लिखा। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि न लाता तो इस देश में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अगर न लाता तो मेरी आत्मा मुझे पूछती थी, भाई औरों ने किया न किया, तुमने क्या किया। और इसलिए भाइयों बहनों, औरों ने किया या न किया, सवाल यह है मोदी क्यों न करे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस धरती पर आया हूं कुछ करने के लिए, आपके बीच आया हूं आपका साथ सहयोग लेकर के ये विश्व की आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में फिर से हमारा ये बनारस कैसे दुनिया के सामने चमकने लगे। भारत जब जगत गुरु था तब बनारस राष्ट्र गुरु था, और जब तक बनारस राष्ट्र गुरु नहीं बनता भारत जगत गुरु कैसे बन सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, यहां की धरती में वो सामर्थ्य है, यहां के लोगों में वो सामर्थ्य है, यहां की विरासत में वो सामर्थ्य है, यहां की परंपरा में वो सामर्थ्य है, यहां के हर जन मन के सपनों में वो सामर्थ्य पड़ा है। मेरा तो काम सिर्फ उसे जोड़ना है, उसको जरा जुटाना है, उसको जरा आगे बढ़ाना है। और एक बार आप चल पड़े ना तो दुनिया कोई हमें रोक नहीं सकती, दुनिया हमें रोक नहीं सकती। भाइयों बहनों, यहां का विकास, कुछ लोग भारत के विषय में गलतफहमियां पहुंचाते हैं, भारत को बहुत ऐसा ही पेंट करते हैं क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भारत जब आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर था, उस कालखंड में भारत आर्थिक संपन्नता की ऊंचाइयों पर भी था। यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसलिए यह कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि आध्यात्मिक ऊंचाई आ गई तो फिर पहनने के लिए लंगोटी की सिवा कुछ नहीं होगा।
आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी तो वैभव भी प्राप्त होता है। और इसलिए यहां के मेरे बुनकर भाई बहन हो, यहां के हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में जुड़े लोग हो, यहां के शिक्षा दीक्षा का हालत हो, यहां के टूरिज्म का विकास हो। भाइयों बहनों, एक मेरा सपना है, जो सपना मैं काशी से शुरू करना चाहता हूं। लेकिन वो काम सरकार नहीं कर सकती, काशी के नागरिक ही कर सकते। क्यों चुप हो गए? मैं जानता हूं काशी वालों से कोई काम करवाना बड़ा कठिन होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता नहीं। भाई बहनों, 2019 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो गए। उनकी 150वीं जयंती आएगी। देश को इतना बड़ा देने वाले महात्मा गांधी, विश्व को देने वाले महात्मा गांधी, युग पुरुष महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनेक पहलू थे, अनेक विशेषताएं थी, अनेक क्षमताएं थी। लेकिन एक बात में महात्मा गांधी बड़े प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे। और उस बात में कभी महात्मा गांधी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और वो उनके मन का भाव रहता था सफाई। महात्मा गांधी आश्रम में भी अगर सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज करे तो उसको आश्रम से निकाल देते थे। इतने वो आग्रही रहते थे। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती अगर मनानी है तो क्या देश महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है? और वो है सफाई। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, यार हिंदुस्तान में जाने के लिए, देखने के लिए बहुत है, एक गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। हमारे लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो आकर के कहते हैं, भाई सिंगापुर इतना बढ़िया है, कोई कूड़ा कचरा नजर नहीं आता है। तो मैं लोगों को पूछता हूं, भाई सिंगापुर में कोई कूड़ा कचरा नजर नहीं आता है क्या? किसी को डालते हुए देखा था क्या? पान खाकर के भारत माता की जय बोल करके जो पिचकारी लगाता है, ऐसा कभी देखा था क्या? भाइयों बहनों, ये भी एक भारत मां की सेवा करने का तरीका है। काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा, स्वच्छ हो। आपको लगेगा ये आदमी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री को तो कैसा बोलना चाहिए, अमेरिका का बोलना चाहिए, चंद्रमा का बोलना चाहिए, रशिया का बोलना चाहिए। ये आदमी पागल है जो यहां की गली मोहल्ले के कचरे कूड़े कचरे की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, उसी काम से मैं दुनिया बदल सकता हूं। इसी काम से दुनिया बदली जा सकती है। छोटे छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं। और काशी में छोटे छोटे कामों से शुरू कर करके बहुत बड़े कामों को पार करने का हमने तय करना है। और गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे। काशी की गलियों को गंदा नहीं होने देंगे। हम तय करें कि मैं कम से कम कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकूं। एक बार इतना निर्णय कर लीजिए, अपने आप शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये सब हम मिलकर के करेंगे। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा, यहां पर आर्थिक उन्नति की भी उतनी संभावना है, यहां रोजगार की उतनी संभावनाएं हैं। यहां टूरिज्म के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व को आकर्षित करने का सामर्थ्य है। बहुत सारे सपने संजो करके आया हूं आपके बीच में। बस सिर्फ वोट नहीं, मुझे आपका साथ और सहयोग। ऐसा नहीं चीज ये है, आप ये तो नहीं मानते ना
कि मोदी को 5-7 लाख वोट दे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चल मोदी 5 साल में पूरा करेगा। ऐसा तो नहीं है ना? मेरे काशी वासियों, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया ना? हम सब मिलकर के काशी के सेवक हैं, हम सब मिलकर के काशी के सेवक हैं, और इस सेवा को हमने पूरा करना है। भाइयों बहनों, देश ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। आजादी के बाद अगर एक दल की सरकार रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस की ही रही है। बाकी सरकारें आई, लेकिन ज्यादातर उनके मुखिया कांग्रेस गोत्र के थे। अकेले अटल जी थे जो कांग्रेस गोत्र के नहीं थे। बाकी सारी सरकारें कांग्रेस गोत्र से आई थी। मूल कांग्रेसी लोग इधर आकर के फिर सरकार बनाई थी। दूसरा, एक भी दल को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सौभाग्य नहीं मिला था। पहली बार देश आजाद होने के बाद गैर कांग्रेसी किसी एक दल को संपूर्ण बहुमत के साथ देश की सेवा करने का मौका मिला हो तो इस बार मिला। और इसलिए मैं देश की जनता जनार्दन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, ये युग परिवर्तन का संधि काल है। मैं संधि काल इसलिए कह रहा हूं कि अब तक देश का नेतृत्व करने वाले सारे लोग गुलामी के कालखंड में पैदा हुए थे। अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तब पैदा हुए थे। ये पहली चुनाव का परिणाम ऐसा है कि देश का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में आ रहा है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। और इसलिए भाइयों बहनों, गुलामी के कालखंड में देश के लिए मरने का सौभाग्य बहुतों को मिला, लेकिन मेरे जैसे लोग जो गुलामी के कालखंड में पैदा नहीं हुए थे उनको वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जब आजादी के समय पैदा हुए थे तो देश के लिए मरने का सौभाग्य मिले या न मिले, देश के लिए जीने का सौभाग्य जरूर मिला। और इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे, हम जो कुछ भी करेंगे देश के लिए करेंगे। छोटा सा भी काम करूंगा, लेकिन वो मेरा काम मेरे देश के लिए होगा। एक बार जन जन के मन में इस भाव को हम प्रबल करते हैं, मुझे विश्वास है हम स्थितियों को पलट सकते हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, इस देश में पहली बार हुआ ऐसा है कि देश में गठबंधन से सरकारें तो बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन से शायद विपक्ष बनाना पड़े। अधिकृत विपक्ष बन ही नहीं पा रहा है, और इसलिए अधिकृत विपक्ष बनने के लिए गठबंधन करना पड़े, ऐसा चाहता देश की जनता ने मारा है भाइयों, ऐसा कभी हो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार काशी की धरती को नमन करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, और मेरे लिए विशिष्ट अनुभव है कि ऐसा उम्मीदवार जो अपने मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया, ऐसा उम्मीदवार जो अपने मतदाताओं से अपनी बात बता नहीं पाया, ऐसा उम्मीदवार जो मतदाताओं की बात सुन नहीं पाया, उसके बाद भी आप लोगों ने इतना भरोसा किया, मुझ पर इतना विश्वास जताया। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास की एक नई घटना है। और इसलिए मैंने कहा, आपने मेरे मौन को भी मोहर लगा दी है, और आपने मुझे संसद में भेजा है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी का, विशेष करके राजनाथ जी का आभारी हूं। उन्होंने मुझे बनारस आने का अवसर दिया। मां गंगा की गोद में आने का, एक संतान को जितना आनंद होता है उतना आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, ये मेरा आनंद राजनीति के तराजू से नहीं तोला जा सकता, राजनीति के चश्मों से नहीं देखा जा सकता, राजनीति किताबों के आधार पर
मेरे मन के भावों का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये वो भाव है जो एक बच्चा अपनी मां की गोद में आकर के अनुभव करता है, जिसको कोई मेडिकल साइंस निर्धारित तय नहीं कर सकता है कि मां की गोद में गए हुए बच्चे के मन के आंतरिक ऊर्जा कैसे बदलाव लाती है। मैं उस आध्यात्मिक अनुभूति करते हुए आज मां की गोद में आया हूं। आप लोगों ने प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और फिर एक बार मां गंगा को प्रणाम करता हूं, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। मेरा तो जन्मस्थान भी, मेरे जन्मस्थान को और वाराणसी से बड़ा विशेष नाता है। यहां भी मेरे गांव के ही एक मंदिर की प्रतिकृति हाटकेश्वर महादेव यहां पर भी है। मैं भी हाटकेश्वर दादा के चरणों में बड़ा हुआ। मैं उस गांव से आता हूं जहां बुद्ध के समय बहुत बड़ा आंदोलन वहां से बुद्ध के लिए चलता था। बुद्ध भिक्षुओं को तैयार करने की पाठशालाएं वहां चला करती थी। उस धरती से मैं आया हूं और उस धरती पर आया हूं जहां बाबा विश्वनाथ का भी स्थान है, जहां भगवान बुद्ध का भी स्थान है। और इसलिए मेरा आपके साथ सविशेष नाता बना हुआ है। फिर एक बार मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। Prime Minister Narendra Modi's inspiring journey, Chaiwala to 7 Racecourse Road. The journey of Prime Minister designate Narendra Modi of the rightist Bharatiya Janata Party